नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि मैंने बोला था कि हम पर डे एक एक करेंगे तो कुल मिला के 30 हमारे फिर 30 दिन में हो जाएंगे। इसी के साथ हम पीसीएस का पैरेलल करने की बात हुई थी। तो जो पीसीएस के हैं वो लगभग आपके होंगे 23 वो हैं लगभग, और 18 से पहले वो 10-15 होंगे जो भी हैं। तो कुल मिला के हम इस एक महीने में सारे प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से निपटा लेंगे। आप इसको शुरू करने से पहले कोशिश करना ये कि इस वीडियो को 1.5 पे या 1.75 पे समझना। बहुत थोड़ा सा स्पीड में समझेंगे तो एक अच्छा लगेगा, आपको जल्दी हो जाएगा कवर। तो खैर ये तो बात हो गई। जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो मैं बता दूं। करने से पहले क्या करना है आपको, दो बातें। अगर आपको याद, इसमें जो भी याद नहीं है अपना, चाहे तो नोट्स में अपडेट कर लें आप, चाहे तो आप इसको अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लें। अपना कोई भी जो आपको उचित लगे वो आप बना लें, ये आपका मुद्दा है। चाहे नोट्स में आप अपडेट कीजिए, चाहे अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और इसको अभी पढ़ने के बाद फिर इसको दोबारा नहीं देखना है प्रीवियस ईयर। फिर केवल या तो नोट्स में अपडेट किया तो वो नोट्स जब भी रिवीजन किया करें तो उसके साथ प्रीवियस ईयर भी रिवीजन हो जाया करेगा। या फिर अगर आपने शॉर्ट्स बनाया है, नोट्स बनाया है अपना, तो फिर उसको शॉर्ट नोट्स को उठा के रिवीजन मार लिया करना। सारे तो लिखने नहीं होंगे, जो आपको इसमें नहीं आएगा वो आप अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन ही है हमारे पास कि कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है इसका जो आंसर है, हालांकि जो आयोग है उन्होंने इत्सिंग माना था, लेकिन ये क्वेश्चन फिर डिलीट हो गया था मुझे लग रहा है। तो आप ये सब के चक्कर में मत पढ़िए, आप बस इतना याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए, FHE। ठीक है, ये जितने भी चाइना वाले हैं इनका जो है ये क्रम है, FHE, फी मतलब फायान, हुएनसांग, इत्सिंग। ठीक है, ये याद रखना। ये 400 के आसपास आए थे, आप 4 चाहो तो याद कर सकते हो। ये 4 के आसपास आए थे, ये आपके आए थे 6.5 के आसपास आए थे। एक सेकंड रुकिए ज़रा, कहाँ चला गया। हाँ, तो ये 6.5 के आसपास आए थे, और ये वाले जो आए थे वो 6 लास्ट के आसपास आए थे। अगर आप इतना याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो बस FHE ये याद रखिएगा। FHE जो है ये वाली ट्रिक याद रखिएगा। FHE मतलब जो जितने भी हैं, कभी कभी क्रम लगाने का, जो कि इसमें से बताइए, मतलब इनको काल क्रम के अनुसार सजाइए। तो FHE याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें से किस किसने किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो बहुत ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि आपको आता होगा, है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस याद कर लो कि जो राजा थे वो सी थे। सी मतलब 2 और 4, तो 2 और 4 अपनी कॉपी में लिख लो। गोपाल और यशोवर्मन जो थे वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने गए थे। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लिखो चुपचाप से कॉपी में और याद कर डालो, बात खत्म। ऐसे ही नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका, इसमें यह पूछा गया कौन सा राजा तो जो था दिल्ली सल्तनत में, किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। जैसे आपको पता है गौरी के टाइम पे लक्ष्मी के आकृति के सिक्के चले, वो सब अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पूछा है हिंदू देवी देवताओं की पूजा ही होती थी महल में। तो बस याद रख लो, नसरुद्दीन, खुसरो शाह, इनसे लोग इतने खफा रहते थे, लोग कहते थे कि ये इस्लाम का शत्रु है वगैरह वगैरह। अब सीधी सी बात है, अपने महल में हिंदू देवी देवताओं को वो इतना वरीयता दे रहे, तो वहाँ कहाँ मुस्लिम समाज को ये अच्छा लगने वाला था। तो इसलिए जो मुस्लिम के वो जो हुआ करते थे पैगंबर, या जो भी जो अपने आप को मुस्लिम साम्राज्य का प्रतिनिधित्व मानते थे, वो मतलब इनको नसरुद्दीन खुसरो शाह को इस्लाम का शत्रु वगैरह कहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं आता चुपचाप से कॉपी पे लिख लो, ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है दिमाग, वरना फिर करते रह जाओगे, नहीं होंगी ये। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना, एक विशेष सेना, यहाँ पे सीधी सी बात है, जैसे यहाँ आंसर जो होगा वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसने एक विशेष सेना रखी थी। जैसे बलबन अलवन ने तो स्टार्टिंग में बलबन ने रखा था, उसके बाद अलाउद्दीन जो खिलजी वंश था, जो अलाउद्दीन जो था वो बहुत ही वो मतलब
उसने एक विशेष सेना रखी थी। कुल कहने का मतलब ये है कि साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना को नियुक्त किया, है ना। और इसके ही समय पे, ये तो पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे ही मंगोल आक्रमण हुआ करते थे, इसीलिए उसने मंगोल आक्रमण को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए मंगोलों की दृष्टि से या उनको देखते हुए विशेष सेना रखी। तो बस इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, एक विशेष सेना। तो एक विशेष सेना क्या हो जाएगी, किसने रखी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य पूछा गया, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। ये तो पता ही होगा, नहीं भी पता है तो बस इतना लिख लेना, बंगाल का अंतिम सूबेदार, तो बस याद कर लेना, मुर्शीद कुली खां। ठीक है। और ये फर्रुखसियर ने के टाइम पे थे, फर्रुखसियर ही था 1717 में, जिसके समय जो बंगाल का जो सूबेदार हुआ करता था मुर्शीद कुली खां था। इसी के बाद जैसे ही फर्रुखसियर ने वो कंपनी को सारी चीज़ें दे दी, तो वैसे ही इनका फिर प्रतिनिधित्व कम होता गया मुगल साम्राज्य का। फिर ये लोग अपने जो बंगाल हैं, छोटे छोटे जितने भी प्रांत थे, वो स्वतंत्र होने लगे। तो बस इतना इसमें जानना है कि मुर्शीद कुली खां जो थे वही बंगाल के अंतिम सूबेदार हुआ करते थे, मुगल बादशाह। और वो मुगल बादशाह कौन था, फर्रुखसियर था, और कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो सीधी सी बात है, ये भी पता होना चाहिए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार लहना को घोषित किया था। बात खत्म, आगे बढ़िए। क्योंकि आप अगर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो कुछ नहीं होना है। आप जब इतना इतना करेंगे और बहुत सारे पेपर करने हैं तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए बहुत परेशान ना हो। जो नहीं आता है उस कॉपी पर नोट करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट में कुछ पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत आने वाला यात्री मुगल मतलब पुर्तगाल देश का नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें है जैसे पुर्तगाल कौन कौन है वो याद कर लेना, लिख लेना, पुर्तगाल यात्री, है ना। पुर्तगाल यात्री आप अपने ये लिख लो कि केवल जो पीटर मुंडी था वो नहीं था, क्योंकि ये ब्रिटेन का था पीटर मुंडी। ठीक है। बाकी बारबोसा, डोमिंगो और नूनीस, ये तीनों पुर्तगाल थे। तो आप अपने नोट्स में लिख लेना, पुर्तगाल यात्री ये बारबोसा, ठीक है, उसके बाद ये डोमिंगो पायस और उसके बाद फर्नास नूनीस। बस आगे बढ़िए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रम में लगाने की बात हुई है। अब देखिए, हाँ ये अक्सर आ जाएंगे, इनको आपको पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो गदर हाँ, तो हम बात कर रहे थे गदर पार्टी की स्थापना कोई है, तो आपको पता है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। इसकी डेट लिख लीजिए और ये क्रम लगाने के लिए अक्सर आ ही जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना लिख लो सीधे सीधे, 1913 हरदयाल। ठीक है। उसके बाद पूछा है गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनकी क्या लिखो, गोपाल कृष्ण गोखले, और कब, 1905, और ये पुणे में था। अब सीधी साथ ये महाराष्ट्र की तरफ ही ये सब हुआ करते थे, तो ये ठीक है। उसके बाद बंगाल गैजेट जो है, हिक्की ने इसको निकाला था, बंगाल गैजेट, और ये कब हुआ था आपका 1780 में, ये हुआ था आपका 1780 में। उसके बाद विलियम जोन्स ने, ये तो पता ही होना चाहिए, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, 1784 में, कोलकाता में, 1784 कोलकाता में। तो आपका नोट्स क्या बनेगा, ये पार्टी स्थापना और किसने की, वो पार्टी जिसका मैंने बता रखा है कि कौन कहाँ है वो लिख लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी करेंगे ना तो आरओ में बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मान के चलना। बस प्रीवियस ईयर इस हिसाब से लगा लो, क्योंकि अगर मान लीजिए इसी से क्वेश्चन है, इसमें आपने 3-4 क्वेश्चन याद कर लिए तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो बच्चे नए हैं वो अपनी शुरुआत केवल इसी से ही कर लें, काफ़ी है। एक नोट्स बनाएं, जैसा मैं बता रही हूँ वैसे नोट्स बनाएं, फिर उनको डेली रिवीजन करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा परफॉर्म करोगे, इतना आइडिया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला, ये तो हम देख चुके हैं। फिर ये प्रमुख संधियाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना जानो इसमें इतना जानिए कि जो कोलकाता है, कलकत्ता जिसको कहा करते थे, जो कलकत्ता है वो
इसकी स्थापना बस याद गया 1800 में ही हुई थी, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में ही हुई थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या था, ये हाँ सीधी सी बात है कि जो वहाँ के ब्रिटिश होते थे अधिकारी, उनको प्रशिक्षण देने के लिए इनका वो हुआ था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस ये क्या कह रहे हैं, इसकी स्थापना 10 जून 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। ये वैसे 1800 तो ठीक है, लेकिन ये जो है इन्होंने बस वो 10 जून गलत कर दिया, ये यहाँ पे जुलाई है, 10 जुलाई है। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि हाँ जो मुझे याद रखना है फोर्ट विलियम के विषय में, एक तो क्या कि 1800 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में। दूसरा क्या, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनको भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ताकि वो भारतीय भाषाओं की शिक्षा, मतलब भारतीय भाषा सीख लेंगे तो अब आसपास के लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा, उन्हें आसानी हो जाएगी चीज़ें करने में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे, मतलब एक वो लिख लीजिएगा कि इसमें से देख लीजिएगा जब नोट्स बनाइएगा, तो इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि 1802 में ये बंद भी कर दिया गया था। 1802 में ये लिखा है ना, 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद इंग्लैंड में हेल्बरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। तो ये अच्छी बात, अच्छा आपको नॉलेज के लिए भी अच्छा है कि 1800 में हुआ था, 1802 में 2 साल बाद इसको बंद कर दिया गया। तो फिर उसके बाद इसलिए हेल्बरी में, इंग्लैंड के हेल्बरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। वहाँ पे कोई कॉलेज खोला होगा इन्होंने, फिर वो अपना वहाँ करते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये यहाँ से हो गया। नेक्स्ट है, आपको बताना है, एक नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया, मतलब एक किसी ना जो दिया गया है वो इस कारण की वजह से होगा, ये बताना चाह रहा है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, अभिकथन है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। बिल्कुल सही है, ये की थी। तो सबसे पहले तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि हाँ 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई, और किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। एक ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। फिर अब सीधी सी बात है, ब्रिटेन में किया है तो ब्रिटेन के जनमानस को प्रभावित करने के लिए किया होगा, भारत की स्थिति को बताने के लिए कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं भारतीय लोगों के साथ। तो फिर ऑप्शन इसका सी ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सीधी सी बात है, सिविल सेवा के विषय में आपको 2-3 फैक्ट पता होने चाहिए। पहला तो क्या, 1919 का जो अधिनियम आया था, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही हूँ, बस आप जान लीजिए, आप अपनी नॉलेज के लिए अपना नोट्स बनाइए और फिर इसको रिवीजन कीजिए। 1919 में आता है तो अच्छी बात है, चुपचाप से सुनिए, नहीं आता है, जो नहीं आया वो अपना नोट्स बना के अपना लिख लीजिए उस पर। पहला तो क्या, 1919 का अधिनियम आया था, उसी में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। हालांकि 1919 में आया था, लेकिन 1926 में जाके इस्टेब्लिश हुआ, जाके ये कहीं जाके ये आयोग बना था। फिर उसमें क्या कहता है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। हाँ, मतलब ये है कि यूरोपवासियों से अधिक था, तो बस इतना को 1941 के आसपास जो था, वो जो यूरोपीय कम हो गए, भारतीय अधिक हो गए। तो कुल मिला के दोनों क्वेश्चन सही हैं, दोनों आंसर सही हैं, तो सी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र और पत्रिकाएँ। देखिए, जो पत्र पत्रिकाएँ नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फिरंगिया कोई पत्रिका है, कभी याद कर लीजिए, सीधी सी बात है, मनोरंजन। फिरंगिया जो है मनोरंजन मतलब कवि हैं इसके। नेक्स्ट पूछा गया है कि रामप्रसाद बिस्मिल, तो इसके विषय में आपको 2-3 फैक्ट कि रामप्रसाद बिस्मिल थे कहाँ, शाहजहाँपुर के थे ये। उसके बाद ये इन्होंने वो कौन सा काकोरी षड्यंत्र था उसमें ये थे। उसके बाद इनको जो फांसी दी गई वो गोरखपुर में दी गई। तो क्या रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से क्या क्या, पहले तो ये कहाँ के हैं ये पता होना चाहिए, कौन सा षड्यंत्र था, ये किस षड्यंत्र में जुटे हुए थे, तो वो अपना देख लीजिए। नेक्स्ट था, इनको फांसी कहाँ दी गई थी, तो अपना वो फांसी देख लीजिए। बस ये फैक्ट है, इन्हीं में से कुछ आएगा तो आएगा। फिर एक और बात याद कर सकते हैं, जैसे कभी कभी कुछ बच्चे भूल जाते हैं ना कि काकोरी में कौन कौन था, तो काकोरी में याद करने के लिए बहुत अच्छा है, सारे जो हैं रा से शुरू हैं, सारे जो हैं रा से। एक तो रामप्रसाद बिस्मिल, फिर राजेंद्र लाहिड़ी,
फिर रोशन, राजेंद्र, सॉरी राम प्रसाद, फिर राजेंद्र, और उसके बाद ये आपके रोशन खां। बस एक अलग से है जो मुस्लिम थे, वो तो सभी को पता होंगे, अशफाकुल्ला खां। ठीक है, अशफाकुल्ला खां। तो अब याद रखना 3 आर जो हैं, 3 रा जो हैं, वो आपके क्या हैं, किस षड्यंत्र से रिलेटेड है, काकोरी षड्यंत्र, जिसको अब क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 14 पूछा गया है, इसमें से वही बताना कौन सा सही है क्या नहीं है। तो वही है कि हाँ, रविन्द्र टैगोर ने राइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, बिल्कुल त्याग दिया था। वे असहयोग आंदोलन, अरे भैया असहयोग से कोई लेना देना नहीं था। नाइटहुड उपाधि जो है वो जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 वाला, इसकी वजह से लौटा दिया था। तो सीधी सी बात है, एक ही रहेगा, तो सी हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत। बस जहाँ दिमाग लगाना हो वहाँ दिमाग लगाइए, बाकी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। फिर अब ये है, रट्टा ही मारना है कि कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। किसको कहा जाता था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो भैया दरोगा होते थे वो सर्वो सर्वा हुआ करते थे। तो दरोगा को क्या कहते थे? कंपनी बहादुर की शान और शौकत। मतलब कंपनी जो अपने सारी चीज़ें करता था, अगर कंपनी का कोई शान और शौकत थी तो वो दरोगा ही एक पद था। फिर दरोगा के नीचे हुआ करता था कोतवाल। कोतवाल फिर सारी चीज़ें देख लिया करता था। जैसे जो दरोगा होता था, देख लिया भी है, दरोगा जो हुआ करता था वो कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है। ये कार्नवालिस तो पता ही होगा, कार्नवालिस ही ये सब पुलिस को लेकर जितने भी सुधार उधार हुए हैं वो कार्नवालिस ने सबसे ज़्यादा किए हैं। इन्होंने क्या किया, प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों के जो पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए। पहले जमींदारों के पास थे पुलिस के जितने भी काम, फिर क्या किया, इन्होंने एक दरोगा की नियुक्ति की और जमींदारों से वो पुलिस के अधिकार लेकर दरोगा साहब को दे दिए बस। और जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट होते थे, जिले के पुलिस का भार दे दिया गया तथा अंग्रेज दंड नायकों को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि हाँ मतलब जो कोतवाल हुआ करता था वो मुगल काल में के टाइम पे ये पुलिस का ही काम देखा करता था। तो हमें बस इतना जानना है, जो दरोगा है उसको क्या कहा जाता था, कंपनी बहादुर की शान शौकत कहा जाता था। उसके बाद मुगल काल में जो कोतवाल हुआ करता था वो मतलब वो उसको पुलिस प्रधान के रूप में जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट ये करंट का क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे, तो हाँ ये पता ही होगा, 23 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा और 30 तक हमने शून्य कार्बन उत्सर्जन का, रेलवे के संदर्भ में, ये रेलवे के संदर्भ में है, तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, अब संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय चुपचाप से याद कर लीजिए। संस्कृति के 4 अध्याय मतलब दिनकर साहब, मतलब रामधारी सिंह दिनकर, इसमें कुछ और नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाइए, अब भैया आंग्ल मैसूर युद्ध ये सब आपको देखने पड़ेंगे, इनको रट्टा मार लीजिए। जैसे एक आधी भी याद है तो चलेगा। अब जैसे आप अपना आंग्ल आप देखना चाहेंगे तो ये आपका पड़ेगा जाके, पहला क्या है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 80 के आसपास हुआ है, तो ये 1780 हो गया। ये नोट कर लेना, ये मतलब मिलाने के लिए आ जाएगा। आरओ में तो ये थोड़ा सा अच्छे से फैक्ट पूछते हैं। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, अब 80 के आसपास हो गया, क्योंकि 99 के आसपास जो था वो जो कौन सा है, चौथा हुआ था जिसमें ये मर गए थे, है ना। 80-84 द्वितीय था जिसमें हैदर अली मर गए थे और फिर टीपू आ गए थे, तो ये 80 के आसपास हो गया। फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750, क्योंकि भाई ये बहुत कंपनी के टाइम पे जाएगा ना, तो ये 1750 और 54 ऐसे इसको याद कर लीजिए, 1750 और 54। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो आपका 1803 से 5 युद्ध के बीच हुआ है। 18 से 3 के 5 के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान 78 में हुआ है। बस इनको जब रोज़ देखोगे तब याद होंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में पढ़ लिया और याद हो जाएगा, रोज़ देखो। ठीक है, आंग्ल मैसूर 1780 द्वितीय है ये। उसके बाद फ्रांसीसी वाला 50 में जाएगा आपका द्वितीय। उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध जो है, कोशिश करना अगर आपके पास कुछ नोट्स हो तो कोशिश करना कि आंग्ल मैसूर के जितने भी हैं, मतलब अंग्रेजों के साथ जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, जैसे मान लो आप अपना मैसूर का देख लेना, ठीक। उसके बाद आप अपना फ्रांसीसी देख लेना, क्योंकि ये इनके नोट्स बनते हैं।
है ना। इनका इनमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन आ जाता है ना। कौन सी संधि से स्टार्ट हुआ, कौन सी संधि हुई तब उसे ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ें। मैसूर देख लो, फ्रांसीसी देख लो, उसके बाद मराठा देख लो, बस ये 2-3 देख लो, इसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बना लेना, इसमें जितना दिया गया उतना तो कर ही लेना। लेकिन अब आपका काम है कि मैसूर के जो चारों हुए हैं वो लिख लो, कौन गवर्नर था, कौन क्या था, वो एक ही जगह लिख लो, नहीं कि 10 जगह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही जगह लिख के ख़त्म कर दो इसे। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम। ये इनका कालानुक्रम बहुत रहता है। तो अब सीधी सी बात है, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे केसरी, आपको पता होना चाहिए केसरी कब आया था, तो आप ये तो पता ही होना चाहिए केसरी कब आया था। तो ये 1881 के आसपास आया था, 81-82, तो ये 81 हो गया, हम लिख लेते हैं। खुदीराम बोस 1908 में उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, 1908 में। उसके बाद वाइली, कर्जन वाइली की हत्या 1909 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद अल हलाल जो है अबुल कलाम ने 1912 में निकाला था। बस इनको ऐसे ही याद कर लो, फिर अपना कालक्रम लगा लेना। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले ये आ जाएगा, पहले फर्स्ट आ जाएगा, है ना, फिर उसके बाद सेकंड आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, फिर फोर्थ आ जाएगा, है ना। तो पहला ए कहाँ गया, 1 4 3, सबसे पहला 3 आ गया। हाँ, ये जो 3 वाला था ये 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर ये हो गया। ठीक है, तो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व पर, जो ब्रिटिश भारत हुआ करता था वो सैन्य मतलब सेना पर कितना खर्च करता था केंद्रीय राजस्व का, तो उस समय जो था वो 52% था। इन्होंने विकल्प नहीं दिया है, अब इन्होंने जो माना हो वो माना हो, इन्होंने एक को माना है, तो जो सही है वो यही है 52। बाद में क्वेश्चन डिलीट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप सही याद रखिए 52 जो था वो सैन्य पर खर्च हुआ करता था। फिर नेक्स्ट यहाँ है भूगोल में, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील, तो ये तो पता ही होना चाहिए, वुलर ही है, तो वुलर हो जाएगी। कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये ताज़े पानी की झील है। अब यहाँ पे पूछा कि भारत की सबसे बड़ी, तो वुलर ही है। ठीक है, ऐसे ही आपको पूछा गया है और जब खारे पानी की पूछी जाए तो बहुत से लोग सांभर में और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, चिल्का में। तो याद रखना, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जब भी आएगी तो उड़ीसा वाली चिल्का झील ही लगा हुआ, चाहे ये कुछ क्यों ना हो, सांभर नहीं लगानी है, क्योंकि आयोग हमेशा इसी को मानता है। ठीक है, नेक्स्ट तमरिया जनजाति। तमरिया जनजाति झारखंड की है, बस याद कर लो, तमरिया जनजाति झारखंड। फिर गर्म झरने के सामने लिख लो कौन कहाँ है, लिखा हुआ है हिमाचल का मणिकर्ण है, उड़ीसा का ताप्ता पानी है, महाराष्ट्र का बजेश्वरी है, राजस्थान का नारायणी है। ये गुजरात का नहीं है, राजस्थान का है। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिख लेना अपने नोट्स में, ऐसे करके नहीं लिखना, बस जो ऐसे है ऐसे लिख लो, फिर इनको डेली रिवीजन मारो, फिर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट मानसून और ये सारी मिट्टियाँ, ये तो पता ही होंगी, अब वही करा दे रही हूँ। जलोढ़ है, यूपी में ही पाई जाती है सबसे ज़्यादा। काली है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, जाना भी जाता है, इसको रैगूर भी कहते हैं। काली कपास के लिए बहुत अच्छी। जो लाल, अब देखो मरुस्थली पता है तो राजस्थान हो गई, लाल जो है आंध्र प्रदेश की तरफ हो गई, तो बस हो गया ये। अब पूछा गया एक कोई तेल है, अब ये किसी ने नहीं, अब ऐसा किसी ने ही नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अब देखो इसमें क्या दिमाग लगाओ, यही ना कि कोई तेल है, नाइजर कोई फसल है, वो एक तेल की फसल है, इसमें तेल की मात्रा कितनी होगी। अब 7-16% तो नहीं होगी भैया, किसान इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि 50% से कम आए 50% से कम आए तो वो उनको उगाए, नहीं भाई, कम से कम नहीं तो 30, 40 और 50 के आसपास ही होगी, तभी तो, मतलब आधा इसका रहे आधा इसका रहे। अब कोई बीज है, बीज में से मात्र इतने से तेल निकल रहा है तो क्या मतलब है, या इतने से निकल रहा है, लेकिन इतने थे तो लगभग निकले कि उससे हमें बेनिफिट हो किसान को, तब तो ठीक है। तो इसको अगर दिमाग से लगाते तो यही लगाते 37 से 47%, लगभग 50 के आसपास। ठीक है, समझ गए इस बात को, तो थोड़ा दिमाग इस तरीके से भी लगाया करो। और ये ऐसे ही करने वाला था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। फसल चक्र के बारे में जो है वो देख लेते हैं। फसल चक्र बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, फसल चक्र के सिद्धांत हैं कुछ, क्या क्या हैं वो देख लो।
पहले तो क्या है, जितनी भी उथली जड़ वाली फसलें होती हैं पहले उथली वाली लगा लो, इसके बाद लगानी है गहरी वाली जड़ें। पहले उथली, उसके बाद गहरी जड़ें, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या है, पहले फलीदार लगेंगी और उसके बाद बिना फलीदार, ताकि जो नाइट्रोजन की कमी अमी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, मतलब मृदा को नुकसान ना हो। ऐसे ही पहले अधिक जल की आवश्यकता वाली लगा लेंगे, उसके बाद कम जल की। तो मान लीजिए अधिक वाला लगा लिया, उसके बाद कम जल की, तो इसने जो इतना एक्सेसेस ले लिया था जल, वो अब इधर कम लेगा, तो वो है कि मैनेज हो जाएगा। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है फसल चक्र, वो कुल ना कुल मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। तो एक बार पॉजिटिव जाएगा, एक बार निगेटिव जाएगा, मतलब एक बार उथली तो उसके बाद एक बार गहरी, पहले फलीदार और फिर बिना फल, पहले अधिक जल उसके बाद बिना, मतलब कम जल वाली, बस यही सारी चीज़ें। उसके बाद ये हो गया था। अब बताना है इसमें भी कालानुक्रम, तो बस नोट्स अपना पेन उठाओ और लिख डालो कि कब क्या हुआ था। अब जैसे इसमें पूछा गया है, तो देखो सबसे पहले आपको पता है कपड़ा मिल 54, 53 में हमारी रेल चली, 53 में रेल चली, तो 54 में हमने क्या किया, रेल में अपना कपड़ा भर लिया। बम्बई में ही चली थी तो हमने रेल में पहले तो भरा कपड़ा, ठीक। 54 के बाद थोड़ा हम आगे बढ़े एक साल, 55 में हमने जूट भर लिया, फिर हमने क्या भर लिया, जूट भर लिया। तो 54 और 55 तो पता चल गया, पहले कपड़ा भरा उसके बाद जूट भरा, ठीक है, ये बात हो गई। अब जो अलग से याद करने वाली चीनी का, तो लगभग ही लोगों को पता रहता है कि चीनी जो है भारत की, अगर पहला देखा जाए तो देवरिया में खोला गया था अपने यूपी में 1903, ठीक है, चीनी मिल की स्थापना हुई थी। उसके बाद अब स्टील कुल्टी वाला जो है, ये तो सबको पता होना, 1855 में, सॉरी 1855 कह रहे हैं, कुल्टी वाला जो है ये आपका 1874 में, 1874, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं क्या, सबसे पहले कपड़ा, रेल के बाद, रेल 53 में आई तो ये कपड़ा 54 में हो गया। कपड़ा के बाद हमने जूट भरा 1955, उसके बाद चीनी 1903 का है, और स्टील कितने कब का है, स्टील आपका 1874, तो सबसे पहले 1874 ही आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है, सब 1800 के हैं, ये गलत हो गया ये सब 1800 हैं, ये 1903 है, ठीक है। ये रिसरा में जो जूट का है वो 1855, कपड़ा वाला 1854, और स्टील 1874, ठीक है। वो चीनी जल्दी में 19 के आसपास खोला गया था। अब देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। चौथा किसमें है, केवल बी वाले में, तो बस ख़त्म कहानी। 28 कूट मिलाना है, कूट मिला लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चूना पत्थर तो पता ही है, चूना पत्थर जो होता है वो सीमेंट होता है, सीमेंट बना लीजिए। उसके बाद आपका जो मैंगनीज होता है वो इस्पात के लिए यूज़ होता है, जो कॉपर होता है वो बिजली का कहते हैं हमारी भैया जो मोटर है वो उस पर कॉपर का तारा, मतलब तांबे का लगा हुआ है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी पावर। तो बिजली के सामानों में ही अक्सर कॉपर ऑपर यूज़ होता है। बॉक्साइट का यूज हवाई जहाज़ के निर्माण करने में होता है। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है, ठीक है। तो ये हवाई जहाज़ के लिए, तो इसमें से केवल जहाँ तक है आपको एक याद नहीं होगा या दो, तो इन दोनों को लिख लेना, मैग्नीज, इस्पात और बॉक्साइट हवाई जहाज़ में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट पूछा गया जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे, मतलब जीवाश्म ईंधन तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, जीवाश्म ईंधन जो है वो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं जीवाश्म ईंधन का। चलिए जीवाश्म हो गया। ये पूछा है कि जीवाश्म के बाद आप बिजली का कैसे उत्पादन करते हैं। ऊर्जा की आवश्यकताएं जो हैं, सबसे पहले जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो सबसे पहले जीवाश्म से होती हैं, उसके बाद याद रखना सौर से होती हैं, उसके बाद होती है जल से। इस बात को याद रखना, ठीक है। लिखा हुआ है ना कि सर्वाधिक योगदान कोयला है, मतलब जीवाश्म, उसके बाद सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, मतलब ये जितनी भी नवीनीकरण वाली हैं वो हैं, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का है 12%, ठीक है। जल वाला सबसे लास्ट, मतलब इसके बाद है।
नेक्स्ट है, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित है? तो भैया सीधी सी बात है, भिलाई जो है, इनके सब याद कर लो कौन किस नदी पे है। तो याद ये कर लो कि जो दामोदर है, बोकारो है, दामोदर नदी के किनारे है। जमशेदपुर है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। बोकारो दामोदर के किनारे है। जमशेद जो है स्वर्णरेखा नदी या खरकई नदी के किनारे है। भद्रावती, भद्रा से भद्रा नदी याद रखना। जो नहीं है वो है केवल भिलाई। भिलाई किसी भी नदी के किनारे नहीं है। जो 3 है ये लिख लो कॉपी में, यही है और लिख लेना। भिलाई ऐसे लिख लिया, ऐसे भिलाई, नीचे कोई नदी नहीं। तो अब आपको याद रहेगा कि 3 जो बोकारो दामोदर और जमशेदपुर स्वर्णरेखा या खरकई जो नदी है वो भद्रावती भद्रा के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ताउके जो है वो ताउपे होना चाहिए, ये ताउते, ये आया था, ये अरब सागर में आया था, उस समय का करंट का था, तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इसका। अब इधर आ जाइए। सबसे ज़्यादा रबड़ आपको पता है थाईलैंड में होती है, इस वाले पोर्शन में। कहवा मंगोलिया में नहीं होता है। कहवा आपको पता है ब्राज़ील वाले, मतलब ब्राज़ील हो गया है ना, फिर अफ्रीका के कुछ देश हो गए, ये सारी जगह होती है। तो यहाँ पे तो आप सीधा कर लेंगे कि कौन सा, कहवा तो हो ही गया, ये सॉरी रबड़ हो गया। कहवा ये वाला गलत दिया गया है, कहवा ब्राज़ील होना चाहिए। जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील, गन्ना ब्राज़ील तो फेमस है ही। तो अब याद रखना, 2 याद आपको नहीं होगी। तो जैतून याद नहीं होगा, स्पेन में जैतून होती है, मुझे भी याद नहीं था, और गन्ना ब्राज़ील, ये तो खैर ये बाकी पता थे, जैतून नहीं पता था, स्पेन। तो जिसको जो याद ना हो अपनी कॉपी में लिख लेना। फिर पूछा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सीधी सी बात है चीन, उसके बाद जापान होगा, क्योंकि चीन का ज़्यादा से एरिया है, उसके बाद जापान का थोड़ा सा, तो चीन, तो नंबर 1 पे चीन आएगा, फिर जापान आएगा। लिखा भी है, चीन है जो सबसे ज़्यादा करता है। भारत में बात की जाए तो अपना आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात है। आंध्रा, पश्चिम बंगाल, ऊपर चले जाइए, मतलब आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उधर गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से ही प्राप्त होता है? तो सीधी सी बात है, कोई ऐसा देश होगा जो नदी के किनारे तो बसा ही होगा। तो अब इतना आप ये तो जानेंगे कि स्विट्ज़रलैंड तो नहीं होगा, स्विट्ज़रलैंड काट देंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं हो कि वो अपना सब कुछ इससे करता, तो ये काट देंगे। बचा ब्राज़ील और नॉर्वे। ब्राज़ील हो सकता है क्योंकि वो नदी जाती है एक, है ना, ब्राज़ील में कौन सी नदी जाती है, अमेजॉन, तो लेकिन वो नहीं है। तो जो विकल्प है, मैं जाती तो इन दोनों में से किसी के साथ जाती, पहले तो एलिमिनेट करती, ये 2 तो कतई नहीं होंगे। फिर तो जो हमारा आंसर है वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो अपनी 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर चीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है, और 100% की बात करें तो अपना नॉर्वे है। भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। खैर, नेक्स्ट है वादे की भूमि। किस द्वीप को वादे की भूमि कहते हैं? तो भैया किसी भी लवर को भैया अगर बोलना है कि हमें किसी से कोई प्रॉमिस करना है तो लैंड ऑफ प्रॉमिस जाइए। लैंड ऑफ प्रॉमिस कौन सा? मिंडानाओ, बस इतना याद करो, लैंड ऑफ प्रॉमिस मिंडानाओ, जिसको वादे की भूमि कहते हैं। और ये फिलीपींस की तरफ है। ठीक है, फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसका याद रखना, दक्षिणतम दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट, उस पर पूछ रहा है इंडोनेशिया में किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? अब ये मैप का है, वो आप देख लेना। इंडोनेशिया, वो आप देखिए, इंडोनेशिया में दिखाती हूँ मैं आपको। ज्योग्राफी वाले जितने भी पोर्शन होंगे तो कोशिश करना कि वो सब देखना। मैं इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो इधर, ये इंडोनेशिया है पूरा। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो अपना ये वाला पूरा पोर्शन इंडोनेशिया है। सॉरी, ये सारा पोर्शन आपका इंडोनेशिया की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो ब्रुनेई है वो इंडोनेशिया में के साथ भूमि साझा नहीं करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि कौन सा जो है वो भूमि साझा नहीं करता, तो वो इंडोनेशिया के साथ।
किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, तो ब्रुनेई के साथ नहीं करता, ठीक है। तिमोर लेस्ते के साथ करता है, मलेशिया के साथ करता है, पापुआ न्यू गिनी के साथ भूमि साझा करता है। इंडोनेशिया से इसकी सीमा नहीं लगती। ब्रुनेई जो है वो ब्रुनेई है 3 तरफ से मलेशिया से ही घिरा हुआ है और एक एक और बाकी समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि मलेशिया हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, तिमोर लेस्ते, ये सब इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फास्ट। अब ये पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो जो नहीं है वो है तीनियन। तीनियन जो नहीं है, अब हमको जो याद करना है वो इतना है, पॉलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं टोंगा, ताहिती, तुवालू। चलिए दिखा देते हैं, टोंगा, ताहिती और तुवालू। इधर जब आएंगे ये सारे जो हैं ये आपको बोला जाता है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन आपका ओशिनेशिया कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला। तो ये देखिए टोंगा हो गया, तुवालू हो गया, है ना, टोकेलाऊ हो गया। जो नहीं है, ठीक है, टोंगा 2 जगह है, टोंगा ये है एक, तुवालू और टोकेलाऊ, ठीक है। सारे ता वाले हैं वो इधर है, तीनियन नहीं है। तो बस ये याद कर लेना कि टोंगा जो पॉलिनेशिया जो द्वीप समूह है वो 3 है, टोंगा, ताहिती, तुवालू, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद आ जाइए आपका राजधानी पूछी गई है, तो राजधानी याद कर लीजिए। एंटीगुआ और बारबुडा का है, सेंट जॉन्स है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। राजधानी बारबुडा, एंटीगुआ और बारबुडा की सेंट जॉन्स है। डोमिनिका की सेंटो डोमिंगो नहीं है, डोमिनिका की है नसाऊ, डोमिनिका, रसाऊ। और अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, बहामास, नसाऊ, रुसाऊ और नसाऊ। अच्छा, बहामास का है नसाऊ और डोमिनिका का है रुसाऊ, ये याद रखना, ठीक है। डोमिनिका की डोमिंगो नहीं है, याद रखना, यही कंफ्यूज करेगा, हमें लेगा अच्छा डोमिंगो, तो ये नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। डोमिनिका की होगी रुसाऊ। नेक्स्ट आ जाइए जनगणना। एसटी सबसे आरोही क्रम में बताना है, तो सबसे ज़्यादा जो एसटी है सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, फिर उससे ज़्यादा नागालैंड में, उससे भी ज़्यादा मिजोरम है। आरोही क्रम है तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये सब इस पे ज़्यादा है, इसमें इससे ज़्यादा है, इसमें इससे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इसमें है, ठीक है। निम्नलिखित, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मलिन वस्तु का प्रतिशत 2011 की जनगणना में अनुसार सबसे कम रहा, तो अहमदाबाद में सबसे कम रहा और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रहा, ये याद रखना, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा और सबसे कम अहमदाबाद में। कौन से भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य सबसे कम नगरीकरण का परसेंटेज दर्ज किया है। हर जगह हुआ है नगरीकरण, लेकिन सबसे कम परसेंटेज में अगर नगरीकरण देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में। अभी भी यहाँ गांव के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो नगरीकरण का परसेंटेज पूछा जाए सबसे कम तो हिमाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है। किसी का अगर दमन करोगे, लड़कियों का दमन कर दोगे तो लिंगानुपात तो खराब होगा ही, तो दमन और दीप में न्यूनतम लिंगानुपात है। फिर नेक्स्ट है आपका, कौन से शहर हैं, ये शहर बताने हैं। सारी 2011 की जनगणना के हिसाब से है, तो एक दिन मैं जनगणना का अलग से वीडियो ले लूँगी, 1-2 में 10-15 मिनट के बना के 2 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा कौन से शहर में मिलीनियन शहर नहीं है, कौन कौन से नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है। तो पता है आगरा तो होगा ही भैया, शहर जाना जाता है, महानगर, प्रयागराज भी जाना जाता है। अब हम कंफ्यूज होंगे तो मेरठ में और मुरादाबाद में, तो आप कहेंगे मेरठ एनसीआर में आ जाएगा, तो इसको हटा देंगे, इसको टिक कर देंगे, थोड़ा दिमाग से भी कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो मिलीनियन शहर अगर कोई है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कानपुर सबसे ज़्यादा, उसके बाद लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, ठीक है। इसका KLGA ट्रिक करा लो, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, KLGA आगे से जब भी आपको मिलीनियन शहर याद करना तो KLGA याद कर लेना बस। पॉलिटी तो बहुत लगभग आसान ही रहती है। पॉलिटी में पूछा गया कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई, कौन कौन से न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
कोई धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई, ना कि कोई सांस्कृतिक। ठीक है, तो ये अलग सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा प्रभावी बनाने के लिए वो कानून बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए जो केंद्र है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है 253 के तहत। 249 के तहत राज्यसभा पारित कर देती, तब ऐसा बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो है हालांकि सभी में ही, लेकिन इसमें केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय वाला याद रखना। 253, 252 में क्या है, 252 में है कि दो राज्य जाके, 252 है ना, तो 252 को दो याद रखो, तो 2 राज्य जाके केंद्र के पास चले जाएं। एक ये मान लो, एक राज्य, दोनों जाके केंद्र के पास चले जाएं कि भैया ऐसा है कि हमारा कानून बना दो हमारे विषय पर, तो ये 200, क्योंकि 2 राज्य है तो बस 252 याद रख लो। तीसरा आ जाएगा, तीसरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय, तो 253। तीसरा कब आएगा, राज्य, तीसरा का मतलब ही है अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि भाई राज्य हो गया, फिर देश हो गया, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय होगा, तो तीसरा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पे कानून बनाना होगा तो तीसरा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लो। आपातकाल की स्थिति में तो आपको पता है 250 होता है, राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है 250 में। 249 में वही है कि राज्यसभा पारित कर दे, राष्ट्र हित में जरूरी है, तो ऐसा तब कानून बन जाएगा। जो ना पता हो उसको नोट डाउन कर लेना। राष्ट्रपति, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। भैया नीलम संजीव रेड्डी थे, 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और ये बाद में हमारे राष्ट्रपति भी रहे, और ये निर्विरोध भी चुने गए हैं एक बार। ठीक है, बस इतनी सी बात है। फिर 47 में पूछा गया, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम 1/3 होता है, ये तो पता ही है, 1/10 होता है कोरम। ठीक है, तो 1/10 होगा तो कोरम बन जाएगा। न्यायाधीशों के मामले में 1/3 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10, मतलब ये 10 सदस्य है, कुल सदस्य का 10वां हिस्सा। ठीक है, या तो 10 सदस्य या जितनी भी सदस्यता है उसका 10वां हिस्सा, मतलब 1/10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1993 में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। भाई ये चारों थी, ये क्वेश्चन डाउट वाला था, चारों थी, मैथिली भी थी, संथाली, बोडो, डोंगरी, चारों ही थी। ठीक है, कुल 22 हैं, 8वीं अनुसूची है, इन्होंने गलत कर दिया था। 6 सूत्री प्रस्ताव दिया गया था दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए, जो हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं उनके लिए हम लेके आए थे 6 सूत्री प्रस्ताव। और ये कौन से प्रधानमंत्री लेके आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। वही ले आएंगे कनेक्टिविटी के लिए, आपसी जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं वो अच्छे हों, तो ये सब चीज़ों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट ये हो गया आपका 49। 50 देख लेते हैं, आर्थिक नियोजन। तो समृद्धि 93 है, महिला से रिलेटेड है, ये तीनों ही सारी योजना इम्पोर्टेंट है। तो समृद्धि 93 है, बस याद कर लो। स्वशक्ति 98 है, स्वशक्ति का जस्ट अपोजिट साम्राज्य है, तो 89 हो जाएगा। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 1 का है, जो नहीं याद हो उसको लिख लो कॉपी में, और फिर उनको रोज रिवीजन याद करो डेली। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम करते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट बाकी कल वीडियो में हम कोशिश करेंगे कल करने की। अभी धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, वक्त लगेगा थोड़ा सा, बाकी जुड़े रहिए। थोड़ा सा स्पीड में देखिएगा तो जल्दी कर लोगे। जो ना आता हो वो अपना कॉपी पे लिख के, बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं रहना है। जो नहीं आता लिखा, बस उसे रिवीजन किया, बात ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू फिर।